इस कहानी की शुरुआत में हमें स्कॉटलैंड में मौजूद एक आइलैंड पर बने लाइट हाउस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक जेसन नाम का आदमी अपने एक वफादार कुत्ते के साथ रहता था। उस आइलैंड के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था और जेसन पूरी दुनिया से कट ऑफ हो चुका था। वो यहाँ पर बिल्कुल अकेला क्यों रहता था, ये हमें आगे स्टोरी में जानने को मिलेगा। जिसके बाद हम एक जेसी नाम की लड़की को देखते हैं जो हर वीक अपने अंकल के साथ जेसन के लिए खाने पीने का और कुछ जरूरत का सामान वहाँ पर लाती थी। लेकिन जेसन उन लोगों से मिलना तो दूर, उनसे बात तक नहीं करता था। वो कुछ देर बाद आता था और अपना सामान लेकर वापस अंदर चला जाता था। एक दिन जेसी ने सामान के साथ एक छोटा सा गिफ्ट का बॉक्स भी रख दिया, ये सोचकर कि जेसन को अच्छा लगेगा। फिर थोड़ी देर बाद जेसन बाहर आता है और सिर्फ अपना सामान लेकर उस गिफ्ट के बॉक्स को वहीं पर छोड़कर वापस अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद उसने अपने कुत्ते को खाना दिया और फिर चेस खेलने लगा। तभी रेडियो पर एक अलर्ट जारी किया जाता है और ये बताया जाता है कि कल का मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होने वाला है और सभी को घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। बट अगले ही दिन जेसी फिर से अपने अंकल के साथ एक छोटी सी बोट लेकर जेसन को सामान देने के लिए चली आती है। एंड आज वो डायरेक्ट जेसन से मिलती है और फिर सामान देने के बाद उसने जेसन को वही गिफ्ट का बॉक्स दिया जो उसने बाहर ही छोड़ दिया था। साथ ही उसने कहा कि हम तुम्हारे लिए इतनी दूर से सामान लेकर आते हैं तो कम से कम तुम हमसे मिल ही लिया करो। लेकिन जेसन कोई जवाब नहीं देता, वो बस इतना कहता है कि दोबारा यहाँ पर मत आना। इतना कहकर वो गेट को बंद कर लेता है और फिर उसी दौरान अचानक से तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर भी बड़ी बड़ी लहरें बन रही थी। जैसे कि अंकल ने उसे जल्दी से वापस आने को कहा, लेकिन लहरें इतनी ज्यादा तेज हो गई थी कि जेसी की बोट पानी में ही पलट गई, जिसकी वजह से वो पानी में डूबकर एक जाल में फंस जाती है। इतने में उसके अंकल की बोट भी पलट जाती है और वो भी पानी में डूब जाता है। फिर अचानक से जब जेसन की नजर बाहर गई तो उसने देखा कि जेसी और उसके अंकल पानी में डूब चुके हैं। जिसके बाद वो जल्दी से अपनी एक बोट लेकर जेसी को बचाने के लिए पानी के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जेसी बेहोश हो चुकी है। फिर उसने जल्दी से उस जाल को काटा और जेसी को बाहर ले जाने लगा। तभी उसने देखा कि उसके अंकल भी पानी में डूबकर बेहोश हो चुके थे। वो उसके अंकल को भी बचाना चाहता था, लेकिन वो फिलहाल एक को ही बचा सकता था, इसीलिए उसने जल्दी से जेसी को पानी से बाहर निकाला। फिर शाम होने के बाद जब जेसी को होश आया तो उसने खुद को जेसन के कमरे में पाया एंड उसने जेसन को देखते ही सबसे पहले उससे अपने अंकल के बारे में पूछा। लेकिन जेसन के पास उसके अंकल से रिलेटेड कोई अच्छी खबर नहीं थी। इसी वजह से उसने जेसी को सच बताते हुए उससे ये कहा कि उसके अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे। एंड ये सुनते ही जेसी अंदर से पूरी तरह टूट गई और फिर पूरे दिन बेड पर पड़े पड़े रोती रही। जिसके बाद अगले दिन जेसन ने जब उसका पैर देखा तो उसका पैर सूजा हुआ था और उस पर बहुत सारे कट्स भी लगे हुए थे। तभी जेसी उससे पूछती है कि क्या कल की घटना के बारे में तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। लेकिन जेसन ने उसकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने बस उससे इतना कहा कि तुम्हें चोट लगी हुई है, इसी वजह से फिलहाल तुम आराम करो। इतना कहकर वो वहां से बाहर चला जाता है एंड उसके बाहर जाते ही जेसी अपनी सेफ्टी के लिए उसके ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगती है, जहां उसे एक तेज धार चाकू मिलती है जिसे वो अपनी तकिए के नीचे छुपा लेती है ताकि जरूरत पड़ने पर वो जेसन को मारने के लिए उस पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन वो जब रात को सो रही थी तो उसी दौरान उसे बुरे बुरे सपने आने लगे और फिर जेसन जब उसे चेक करने उसके पास जाता है तो जेसी ने उसी चाकू की मदद से उस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन जेसन बिना डरे उसको ये बताता है कि वो बस डरावना सपना देख रही थी। साथ ही उसने उसी वक्त जेसी को चाकू सही तरीके से पकड़ना और हमला करना भी सिखाया। जिसके बाद धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और जेसन उसका पूरे दिन ख्याल रखता था, जिसमें वो खाना बनाने से लेकर उसके पैरों की पट्टी भी खुद ही करता था। इन दिनों जेसी भी धीरे धीरे जेसन और उसके कुत्ते से घुलने मिलने लगी थी। वो शाम होने के बाद अक्सर उस कुत्ते के साथ बाहर बैठा करती थी। लेकिन जेसी को अभी तक ना तो जेसन का नाम पता था और ना ही उसे ये पता था कि उसके अंकल आखिर उसके क्या लगते हैं, जो हमेशा उसके लिए जरूरत का सामान भेजा करते थे। एंड इस बारे में जब उसने जेसन से पूछा तो जेसन ने उसे अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने उसके अंकल के बारे में बताते हुए कहा कि उसके अंकल और वो एक साथ एक कंपनी में ही काम करते थे। जिसके बाद जेसी ने उससे उसके कुत्ते का भी नाम पूछा, जिसका जवाब देते हुए जेसन कहता है कि उसने अभी तक अपने कुत्ते का कोई भी नाम नहीं रखा है। जिसके बाद जेसी खुद ही उस कुत्ते का नाम जैक रख देती है। फिर अगले दिन जेसन दोबारा से जब जेसी का पैर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसका जख्म धीरे धीरे पक रहा था, जो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम बन सकता था। इसलिए जेसी उससे हॉस्पिटल चलने को कहती है, लेकिन जेसन उसे हॉस्पिटल ले जाने से साफ साफ मना कर देता है एंड कहता है कि वो जरूरत का सारा सामान खुद ले आएगा। जिसके बाद वो अपनी बोट लेकर मेन सिटी की तरफ निकल जाता है और फिर उसके जाते ही जेसी की निगाह एक ड्राइंग पर पड़ती है जिसे जेसन ने तब बनाया था जब जेसी उसके कुत्ते के साथ बाहर बैठी हुई थी। तभी उसकी निगाह ड्रॉर में पड़े उस गिफ्ट पर जाती है जिसे वो जेसन के लिए लाई थी, जिसे जेसन ने पहले से ही खोला हुआ था। ये देखकर जेसी को बहुत खुशी होती है। दूसरी तरफ लंदन में चल रही एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान एक माइक नाम के आदमी को डांटा जा रहा था, क्योंकि उसने थिया नाम का एक बहुत बड़ा
सर्विलियंस नेटवर्क बनाया था जो पूरे यूके के हर एक मोबाइल फोन और सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास के डाटा को चोरी से कलेक्ट करता था। इस चीज पर माइक अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसने इस ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से कई बड़े बड़े आतंकी हमलों को रोका है, और इतना ही नहीं, उसने इसी ट्रैकिंग सिस्टम की मदद से बहुत सारे आतंकवादियों को भी पकड़ा है। फिर ये मीटिंग खत्म होने के बाद उसकी मुलाकात यूके के प्राइम मिनिस्टर से होती है, जिसने सबसे पहले अपने कमरे की रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। जिसके बाद उसने माइक के सामने एक डील रखी। उसने माइक से ये कहा कि पब्लिक की नजर में तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारी जगह पर रोबर्टा नाम की एक लेडी को रखा जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे से थिया प्रोग्राम का पूरा कंट्रोल तुम ही संभालोगे। प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफर माइक को अपने किसी फायदे के लिए दिया था, जिसे माइक ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। इधर जेसन एक फार्मेसी स्टोर में जाता है जहां पर वो खुद को सीसीटीवी की नजरों से बचाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो एक क्लोथिंग स्टोर में जाकर जल्दी जल्दी कुछ कपड़े उठा लेता है ताकि उसका चेहरा कैमरे में कैप्चर ना हो। लेकिन जैसे ही वो स्टोर के बाहर आता है तो स्टोर के बाहर कुछ लड़कियां सेल्फी ले रही थी एंड उनके सेल्फी के बैकग्राउंड में जेसन का चेहरा कैप्चर हो जाता है। और फिर वो फोटो जैसे ही थिया के मेन डाटाबेस में अपलोड होती है तो सिस्टम में एक हाई अलर्ट ट्रिगर हो जाता है। डाटाबेस जेसन को एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट के रूप में मार्क कर देता है एंड ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही रोबर्टा बिना टाइम वेस्ट किए एक हैवी असॉल्ट टीम उसे पकड़ने के लिए रवाना कर देती है। इधर वापस लौटने के बाद जेसन जेसी के पैर में बैंडेज लगाता है और फिर कुछ दवाइयां और कुछ कपड़े देता है। जिसके बाद वो जब रात में जेसी के साथ खाना खा रहा था तो उसी दौरान उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसने फिर दूरबीन निकाली और बाहर देखा तो उसे पता चला कि एक असॉल्ट टीम धीरे धीरे आइलैंड की तरफ आ रही थी। उन लोगों को आता हुआ देख जेसन ने जेसी से ये कहा कि तुम जल्दी से बाथरूम में छुप जाओ और बिल्कुल भी आवाज मत करना। जेसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने एक चाकू ली और चुपचाप बाथरूम में जाकर छुप गई। इधर कुछ ही देर बाद असॉल्ट टीम बोट से उतरकर घर की तरफ बढ़ने लगते हैं एंड फिर उसी दौरान जेसन एक रस्सी काट देता है, जिसकी वजह से पहाड़ी के ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे की तरफ गिर जाता है। साथ में एक सीक्रेट ट्रैप भी ओपन हो जाता है जो एक सोल्जर को जाल में जकड़कर पानी की तरफ घसीट लेता है। जिसके बाद जेसन बहुत सारी लाइट्स ऑन कर देता है जिनकी रोशनी बहुत तेज थी, क्योंकि सोल्जर्स ने नाइट विजन गॉगल्स पहना हुआ था एंड जैसे ही लाइट ऑन हुई तो उनकी आंखों पर इतनी जोर से रोशनी पड़ी कि कुछ सेकंड के लिए वो कुछ भी देख नहीं पाए। उन्होंने जल्दी से अपने गॉगल्स हटाए और फिर जेसन को भागते हुए उन लोगों ने देख लिया, जिसकी वजह से वो लोग उस पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। उसी वक्त एक सोल्जर जेसन का पीछा करते हुए पहाड़ी पर चढ़ जाता है, लेकिन जेसन उसके पीछे से एक लालटेन उसके सर पर मारकर तोड़ देता है। उसके अंदर केरोसिन था, इसीलिए जेसन ने जल्दी से एक फ्लेयर गन से फायरिंग कर दी और वो सोल्जर जलने लगा। इसी बीच एक और सोल्जर ऊपर चढ़ जाता है और वो सीधा उसके कमरे में चला जाता है, जहां पर उसका सामना उसके कुत्ते से होता है जिसने उसे काटने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस सोल्जर ने अपने गन की मदद से उसे शूट करके खत्म कर दिया। जिसके बाद वो सोल्जर बाथरूम के पास जाता है और फिर लात मारकर बाथरूम का गेट तोड़ देता है, जहां पर उसे जेसी मिलती है। जेसी ने उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन उस सोल्जर ने उसकी चाकू छीनकर फेंक दिया और फिर उसे जबरदस्ती पकड़कर वहां से बाहर ले जाने लगा। इधर जेसन अपने गैराज में छुपा हुआ था, तभी उसे ढूंढता हुआ वहां पर एक और सोल्जर आता है जिसे जेसन ने अपने ट्रैप में फंसाकर उसे भी खत्म कर दिया। तभी उसने उस सोल्जर को देखा जो जेसी को जबरदस्ती पकड़कर वहां से ले जा रहा था। वहीं जेसन के पास में एक राइफल पड़ी हुई थी जिसको जेसन ने उठाया और सीधा उस सोल्जर को शूट कर दिया। जिसके बाद वो भागकर जब उस सोल्जर के पास गया तो उसने देखा कि उस सोल्जर के हेलमेट में एक कैमरा लगा हुआ था जिसकी रिकॉर्डिंग चालू थी। उसने जैसे ही कैमरा देखा तो उसने जल्दी से उस सोल्जर को दूसरी तरफ पलट दिया और फिर उसकी गन लेकर वापस अपने कमरे में चला गया, जहां उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा, जिसे देखकर उसे बहुत दुख होता है कि वो अपने कुत्ते को नहीं बचा पाया। खैर उसने अपने कमरे से एक मोबाइल निकाला और किसी को कॉल करके उसको ये बताया कि फिलहाल वो यहाँ से निकल रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है, उसके साथ एक छोटी लड़की भी है। इतना बताकर उसने कॉल काट दिया। जिसके बाद उसने अपनी सिम निकाली और अपनी सिम तोड़कर जेसी के साथ एक बोट में बैठकर वहां से निकल गया। इधर रोबर्टा को जब खबर मिली कि उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी है तो उसने तुरंत ही बिना वक्त गवाए एक स्पेशल एजेंट को रवाना करने का हुक्म दे दिया। इसी के साथ साथ उसने अपनी पूरी टीम को सख्त ऑर्डर देते हुए उन लोगों से ये कहा कि जेसी का पूरा बैकग्राउंड खंगाला जाए और उसके बारे में डिटेल निकाल कर पता लगाया जाए कि आखिर वो है कौन। इधर सुबह होते होते जेसन और जेसी दोनों शहर में पहुंच चुके थे। वो दोनों शहर के कैमरों से बचते हुए शहर के बीचों बीच से आगे बढ़ रहे थे। तभी जेसन को एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि वो गाड़ी किसी और की थी और जेसन के पास उसकी चाबी नहीं थी। अब जेसन को उस गाड़ी की चाबी लेनी थी, जिसे लेने के लिए उसे एक आदमी के घर में जाना था। लेकिन जाने से पहले वो जेसी को अपनी गन दे देता है और उसे गन चलाना भी सिखाता है ताकि जरूरत पड़ने पर जेसी उस गन को चला सके। जिसके बाद वो चाबी लेने के लिए एक आदमी के घर में चला जाता है एंड वो जब चाबी ढूंढ रहा था तो उसी दौरान वहां पर एक लड़का आ जाता है जिसने जैसे ही उसे देखा तो वो डर गया। इतने
में वहां पर घर का मालिक यानी कि उस लड़के का फादर भी आ जाता है, जिसने जेसन को देखते ही उस पर गन तान दी। लेकिन वो जेसन को शूट करता उससे पहले ही अपने गन के साथ वहां पर जेसी आ जाती है, जिसने उस मकान के मालिक को गन रखने पर मजबूर कर दिया और साथ ही जेसन के लगे चोट पर पट्टी करने को भी कहा। दूसरी तरफ रोबर्टा की टीम की तरफ से एक चौंकाने वाला खुलासा किया जाता है। वो लोग रोबर्टा को ये बताते हैं कि जो पहले टेररिस्ट की प्रोफाइल दिखाई गई थी वो पूरी तरह फेक थी। किसी ने सिस्टम के अंदर ऐसा कोड डाला था कि एक खास तरह का चेहरा जब भी सामने आए तो रेड अलर्ट जारी हो जाए और फिर वो कोड खुद ब खुद डिलीट भी हो जाए। दरअसल किसी ने जेसन को फंसाने के लिए उसकी तस्वीर एक खतरनाक आतंकवादी से जोड़ दी थी, जिसे पुलिस काफी समय से तलाश रही थी। और जब जेसन कैमरे में कैद हुआ तो उस कोड की वजह से सिस्टम में रेड अलर्ट जारी हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों को ऐसा लगा कि जेसन ही वो आतंकवादी है। जिसके बाद वो लोग फिर गहराई से छानबीन करते हैं तो जेसन की असली प्रोफाइल सामने आ जाती है और उन लोगों को ये पता चलता है कि जेसन पहले आर्मी में था और एक गुप्त मिशन के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। ये देखकर रोबर्टा के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि कोई उन्हें अपनों के ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है एंड उन्होंने जब उस मिशन की फाइल खोलने की कोशिश की तो उन्हें कोई भी डाटा नहीं मिला। तभी उनका सिस्टम स्कॉटलैंड से की गई एक इमरजेंसी कॉल को डिटेक्ट करता है, जिसमें एक बच्चा रोते हुए कह रहा था कि एक आदमी और उसकी बेटी ने उसके पिता को बंधक बना लिया है। ये खबर मिलते ही रोबर्टा ने पुलिस की एक नई टीम और अपने उस स्पेशल एजेंट को उस जगह पर जाने का ऑर्डर दे दिया। इधर माइक भी अपने सिस्टम की मदद से पल पल की खबर रख रहा था एंड उसे जैसे ही पता चला कि जेसन अभी जिंदा है तो वो हैरान हो जाता है। साथ ही उसे पता चलता है कि रोबर्टा ने अपने एक खास एजेंट जिसका नाम वर्कमैन था उसे जेसन को पकड़ने के लिए भेजा है। इसीलिए उसने तुरंत ही वर्कमैन से कांटेक्ट किया और उसे जेसी और जेसन को मारने का ऑर्डर दे दिया। वर्कमैन पहले से ही उसका वफादार था, इसी वजह से उसने बिना किसी सवाल जवाब के उसका ऑर्डर मान लिया। इधर घर के मालिक ने जेसन के जख्मों का इलाज कर दिया था, इसीलिए वो जेसी के साथ वहां से निकलने की तैयारी कर रहा था। बट उसी दौरान वहां पर पुलिस आ जाती है, जिसने उस पूरे घर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन पुलिस को ऊपर से ये ऑर्डर दिया गया था कि पहले वो किसी भी कीमत पर गोली ना चलाए। इधर घर के मालिक ने जैसे ही कमरे का गेट खोला तो अचानक से उसके सर में गोली लगी और वो ऑन द स्पॉट मर गया। एंड ये गोली पुलिस ने नहीं बल्कि वर्कमैन ने चलाई थी, क्योंकि वो भी वहां पर पहुंच गया था। जिसके बाद वर्कमैन ने पुलिस की गाड़ियों पर भी गोली चलाई, जिसकी वजह से वहां का माहौल अफरा तफरी में बदल गया। और इसी चीज का फायदा उठाकर जेसन जेसी के साथ पीछे वाले रास्ते से वहां से निकल गया। लेकिन इसके बावजूद जेसन को रोकने के लिए उसके सामने कुछ पुलिस वाले आए, जिनको जेसन ने अकेले ही संभाल लिया। उसने पेपर स्प्रे और टेजर की मदद से उन पुलिस वालों पर हमला कर दिया और फिर उन्हीं की गाड़ी लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ रोबर्टा सर्विलियंस कैमरे के जरिए हर मूवमेंट को देख रही थी। उसने फिर वर्कमैन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने अपने सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस बंद कर दिए थे। वो जेसन को रोकने के लिए उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था एंड उसने कई बार उसकी गाड़ी में टक्कर भी मारी। जिसके बाद जेसन ने अचानक से अपनी गाड़ी का ब्रेक दबा दिया, जिसकी वजह से वर्कमैन की गाड़ी आगे चली गई और फिर जेसन ने उसकी गाड़ी को इतनी जोर से टक्कर मारा कि उसकी गाड़ी आगे जाकर पलट गई और जेसन वहां से इजीली निकल गया। फिर कुछ दूर जाने के बाद जेसन ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी गाड़ी रोक दी, क्योंकि वहां से वो अपनी गाड़ी बदलना चाहता था। इधर वर्कमैन अभी भी जिंदा था, जो किसी गाड़ी की तलाश करते हुए सड़क के बीच में चल रहा था। तभी उसके सामने दो गाड़ी आकर रुकती है, जिनमें से एक गाड़ी में पुलिस वाला बैठा था और दूसरी गाड़ी में एक लेडी बैठी हुई थी। एंड फिर वर्कमैन ने उस पुलिस वाले को तो ऑन द स्पॉट शूट कर दिया, जिसके बाद उसने उस लेडी की गाड़ी छीनी और वहां से चला गया। इधर ऑफिस के अंदर रोबर्टा ने माइक को फोन करके उससे ये पूछा कि क्या वो जेसन को जानता है। इस बात पर माइक ने जवाब दिया कि उसने कई साल पहले ब्लैक काइट नाम से एक प्रोग्राम चलाया था। ये एक ऐसा गुप्त नेटवर्क था जिसमें बहुत ही खतरनाक ऑफिसर काम करते थे और उनके ऑपरेशंस का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता था। जेसन भी उन्हीं एजेंट में से एक था, लेकिन उसका नाम सबसे बेहतरीन एजेंट में आता था। एक मिशन के दौरान उसे दूसरे देश के इंटेलिजेंस ऑफिसर को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने झूठी रिपोर्ट सबमिट करी और फिर अचानक से गायब हो गया। और इसी वजह से माइक को हमेशा से शक था कि जेसन ने दुश्मनों का साथ दिया है। उसने रोबर्टा से कहा कि अपनी पूरी ताकत लगा दो, क्योंकि हमें हर हाल में जेसन को रोकना होगा। जिसके बाद रोबर्टा ने अपनी टीम से ब्लैक काइट्स के सिस्टम को हैक करवाया और फिर जैसे जैसे फाइल ओपन होती गई वैसे वैसे सच सामने आता गया। उसको पता चला कि जेसन ने एक ईरानियन साइंटिस्ट को भगाने में उसकी मदद की थी और बदले में उस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड बहुत ही गुप्त जानकारी दी थी। मिशन का ऑर्डर था कि ऑपरेशन कंप्लीट होते ही साइंटिस्ट को मार दिया जाए, लेकिन जेसन ने इस ऑर्डर को मानने से साफ साफ मना कर दिया था। जब रोबर्टा इन फाइल्स को देख रही थी तो उसी वक्त माइक भी सिक्योरिटी कैमरा के थ्रू उस पर नजर रखे हुए था। इधर जेसन और जेसी एक दूसरे शहर में पहुंचते हैं, जहां पर वो दोनों अपना चेहरा छुपाते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन वहीं पर एक गाड़ी खड़ी थी, जिसे जब जेसन क्रॉस करता है तो उसी दौरान उसके डैश कैमरे में उसकी तस्वीर कैप्चर हो जाती है। ये फुटेज मिलते ही माइक ने जेसन की लोकेशन निकाली और फिर उस लोकेशन को
उसने वर्कमैन को सेंड कर दिया। इधर जेसन जेसी के साथ एक चर्च में जाता है जहाँ पर उसे उसका पुराना साथी मिलता है जिसका नाम आर्थर था। आर्थर बिना किसी सवाल के जेसन को अपनी गाड़ी में बैठाकर जंगल के बीच में बने अपने एक गुप्त ठिकाने पर ले जाता है, जहाँ उसकी रसोई में जेसी की नजर कुछ दवाइयों पर पड़ती है और फिर उसको ये अंदेशा होता है कि आर्थर को कोई गंभीर बीमारी है। इधर आर्थर ने जेसन के सामने खुलासा करते हुए उसको ये बताया कि उसके गायब होने के बाद उसने सिस्टम से उसकी तस्वीर हटाकर किसी अज्ञात व्यक्ति की तस्वीर लगा दी थी ताकि वो बच सके, पर बाद में माइक ने उसमें हेराफेरी करके जेसन को आतंकवादी करार दे दिया। जिसके बाद जेसन आर्थर से कहता है कि जब तक वो अपनी जंग खत्म करके वापस नहीं आ जाता तब तक उसे जेसी का ख्याल रखना होगा, लेकिन आर्थर ने मना कर दिया। एंड फिर उसी दौरान वहाँ पर जेसी पहुँच जाती है जिसने ये खुलासा किया कि आर्थर को कैंसर है और उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि जेसी की मॉम को भी कैंसर था और वो भी सेम यही दवाई खाया करती थी। जेसन को जब ये पता चला कि आर्थर को कैंसर है तो वो पूरी तरह सन्न रह जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जेसन ने आर्थर से एक कमाल नाम के आदमी के बारे में पूछा जो लोगों की फेक आईडी बनाकर एक देश से दूसरे देश में भेजता था ताकि वो जेसी की फेक आईडी बनवाकर उसे किसी और देश में भेज सके। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वर्कमैन पहुंच जाता है जिसने जेसन पर हमला कर दिया और फिर यहाँ पर वर्कमैन और जेसन के बीच कुछ देर तक लगातार फाइट होती है, लेकिन लास्ट में जेसन के हाथ में एक नेल गन लगी जिसकी मदद से उसने वर्कमैन को पीछे कर दिया और फिर जल्दी से आर्थर और जेसी के साथ वहाँ से निकल गया। वर्कमैन अपने इस मिशन में फेल हो गया था, इसी वजह से माइक ने अपने कुछ और लोगों को जेसन के पीछे लगा दिया। इधर आधे रास्ते में पहुंचने के बाद आर्थर उन दोनों से अलग हो जाता है, जिसके बाद जेसन जेसी के साथ एक क्लब में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात कमाल नाम के एक तस्कर से होती है। एंड वहां पर लगे सीसीटीवी के द्वारा माइक उन दोनों को देख लेता है एंड फिर अपने आदमियों को उन दोनों की लोकेशन दे देता है। इधर जेसी को जब ये पता चलता है कि जेसन कमाल से उसके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा रहा है ताकि वो इस देश से दूसरे देश में जा सके, तो ये बात सुनकर वो इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे अब जेसन से लगाव हो गया था। दरअसल जेसी के फादर वो जब छोटी थी तो उसी वक्त उसे छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद से उसकी परवरिश उसकी मॉम ने की थी, लेकिन वो भी 3 साल पहले कैंसर की वजह से मर गई थी और फिर वो अपने अंकल के साथ रहने लगी थी, लेकिन 2-3 दिन पहले वो भी पानी में डूबकर मर गए थे और अब जेसन भी उसे दूसरे देश में भेजकर उसे छोड़ रहा था। एंड इसी वजह से वो थोड़ी बहुत उदास थी। तभी वहाँ पर माइक ने जिन लोगों को भेजा था वो लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जेसन को ढूंढकर उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जेसन जेसी को बचाते हुए उन लोगों में से एक आदमी को मारता जा रहा था। बट उसी दौरान एक आदमी ने बड़े ही चालाकी से जेसी को पकड़ लिया और फिर उसे किडनैप करके वहां से ले जाने लगा। अब जेसन को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो आदमी जेसी को लेकर कहां गया है, इसी वजह से उसने तुरंत ही आर्थर को कॉल करके उसको सारी बातें बता दी। इधर आर्थर ने भी वहां के सारे सीसीटीवी कैमरास को हैक किया हुआ था, जिसकी वजह से वो उस आदमी को देख रहा था जिसने जबरदस्ती जेसी को पकड़ा हुआ था। उसने तुरंत ही जेसन को बताया कि वो आदमी जेसी को किडनैप करके कहां ले गया है। जिसके बाद जेसन भागता हुआ जेसी को बचाने के लिए उस आदमी के पास जाता है जिसने जेसी को एक गाड़ी के अंदर बंद किया हुआ था। तभी वहां पर जेसन आ जाता है, उसने उस आदमी को मारकर खत्म कर दिया और फिर जेसी को बचा लिया। जिसके बाद वो जेसी को एक बाइक पर बैठाकर उसे छोड़ने के लिए ले जाता है, क्योंकि उसके बोट का समय हो गया था जो उसे यहाँ से पेरिस में ले जाने वाली थी। वो जेसी को एक पुल पर ले जाता है जहाँ पर जाते ही जेसी इमोशनल होकर रोने लगती है। वो जेसन से कहती है कि क्यों ना हम दोनों ही यहाँ से कहीं दूर चलकर एक नई लाइफ शुरू करें, लेकिन जेसन ये सब चाहकर भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो कहीं पर भी जाता तब भी उसे एक न एक दिन मार ही दिया जाता और इसी वजह से उसे यहीं पर रहकर इस मैटर को पूरी तरह हमेशा के लिए खत्म करना था। तभी वहाँ पर वर्कमैन आ जाता है जो उन दोनों पर फायरिंग करने लगा, जिसकी वजह से जेसन ने जल्दी से जेसी को बोट में बैठाया और उसे तुरंत ही यहाँ से रवाना कर दिया। जिसके बाद उसने वर्कमैन के साथ फाइट करी, जिसमें इन दोनों ने ही फाइट में एक दूसरे को बराबर टक्कर दी। लेकिन थोड़ी देर लगातार फाइट करने के बाद फाइनली जेसन ने उसे एक बहुत मोटे लोहे की जंजीर से मारकर खत्म कर दिया। इधर रोबर्टा को भी धीरे धीरे सब समझ में आने लगा था कि असली दुश्मन आखिर कौन है। उसे समझ में आ गया था कि उनका असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि माइक है एंड उसने ही जेसन को जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है, क्योंकि जेसन ने किसी बेगुनाह को मारने से मना कर दिया था और इसी चीज से ये साबित हो जाता है कि असली गुनहगार जेसन नहीं बल्कि माइक है। इधर जेसन माइक के लोगों को मारकर सीधा उसके घर में घुस जाता है, जहां पर माइक उसे बताता है कि तुम हमारे सबसे बेस्ट एजेंट में से एक थे, लेकिन थिया के साथ गद्दारी किसी भी कीमत पर माफ नहीं करी जाएगी और यही वजह थी कि वो जेसन को मारना चाहता था। लेकिन जेसन ने यहाँ पर उसे कुछ नहीं कहा, वो उसे सीधा शूट कर देता है, जिसके बाद वो चुपचाप वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें पूरे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम पेरिस में जेसी को देखते हैं जो एक कैफे में बैठी हुई थी। तभी वहां पर उससे मिलने के लिए जेसन आता है और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।